नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री बुक का चैप्टर 7, जिसमें हम देखेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति से यहाँ तात्पर्य है, जो आप लोग समझ सकते हैं कि पहली पुस्तक कब छपी होगी, पहले लोग कैसे लिखते होंगे, जब तक कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब कैसे लिखते होंगे। तो इस अध्याय में हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि जो कागज़ का आविष्कार है वो कहाँ पर हुआ? वो चीन में हुआ। इसके अंतर्गत देखेंगे हम चीन में किसने किया, भारत में कागज़ का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, भारत में कागज़ का कारखाना कब लगा और पहली मशीन जो है पुस्तक छपाई की कहाँ लगी और उसका क्या प्रभाव पड़ा। चलो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था। तो ये किया गया था आयरिश प्रेस कानून। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था किसके द्वारा? आयरिश प्रेस कानून के द्वारा। आगे देखते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो भारत में प्रकाशित हुआ पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुनें। जापान के अंदर जो सबसे पुरानी, सबसे पहले जो पुस्तक मुद्रित हुई, यानी कि पुस्तक की छपाई हुई, वो कौन थी? तो वो थी डायमंड सूत्र। कौन सी पुस्तक थी? डायमंड सूत्र। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? हम सब जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में अपनी कॉलोनी बनाई। उन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। और भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की बात, ये कागज़ की बात करें तो भारत में जो कागज़ का पहला कारखाना लगा वो कश्मीर के अंदर लगा। कब, कहाँ लगा? कश्मीर के अंदर। कश्मीर में पहला कागज़ कारखाना लगा और ये लगा 15वीं शताब्दी में। जो वहाँ के सुल्तान थे, सुल्तान जैनुल अबादीन, उन्होंने, उनका शासन 1417 से कहाँ तक था? 1467 तक। इस दौरान के बीच में ही उन्होंने कश्मीर में पहला कागज़ का कारखाना लगवाया था। लेकिन जो आधुनिक तरीके का कारखाना है, जो आधुनिक तकनीकी के आधार पर है, वह कलकत्ता के निकट एक बाली नामक स्थान है। वहाँ पर बाली नामक स्थान पर 1870 ईस्वी में, कब लगा? 1870 ईस्वी में यह कारखाना लगा। यह हुगली नदी के तट पर है। तो भारत में पहला कागज़ बनाने का जो आधुनिक तकनीकी का कारखाना लगा वह 1870 में बाली नामक स्थान पर, जो कि हुगली नदी के तट पर है, कलकत्ता में लगाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भारत की बात हमने की। इसमें आगे प्रश्न 5 है, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? तो इसके लिए जिम्मेदार था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए एक धर्म सुधार था, ये धर्म सुधारक था मार्टिन लूथर। इसने ही, इसके लिए जो प्रोटेस्टेंट सुधार है उसके लिए यही जिम्मेदार था। प्रश्न 6 है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले चीन के अंदर विकसित हुई। कहाँ हुई? चीन में। चीन में जो मुद्रण तकनीक है वो सबसे पहले इसलिए विकसित हुई क्योंकि चीन में ही सबसे पहले 201 ईसा पूर्व 201 ईसा पूर्व जो है, 201 ईसा पूर्व हान राजवंश का
एक राजवंश चलता था हॉन के नाम से, उसके समय में 201 ईसा पूर्व में कागज़ का आविष्कार हुआ। जो कागज़ का आविष्कार हुआ वो कब हुआ? 201 ईसा पूर्व चीन के अंदर। और ये किसने किया? सबसे पहले एक चीन के निवासी थे, इनका नाम था त्साई लुन। त्साई लुन त्साई लुन ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया। इसने जो सबसे पहले कागज़ बनाया, इसने भांग, सहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल आदि से 201 ईसा पूर्व में कागज़ बनाया था और उस पर फिर लिखा था। इससे पहले जो है लेखन का सभी कार्य जो है ताड़ पत्रों पर किया जाता है, इनके पेड़ों के पत्तों पर, पेड़ों की छालों पर और पत्थरों और शिलाओं पर किया जाता था। लेकिन जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो फिर सभी लेखन कार्य कागज़ों पर होने लगा और लेखन कार्य बढ़ भी गया। आगे देखते हैं। गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? गुलामगिरी एक पुस्तक है और इसमें जितनी भी जाति व्यवस्थाएं भारत के अंदर है उन सब के विषय में लिखा है और ये लिखा है ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने यह एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा गुलामगिरी, और यहाँ का जितना भी जातिगत ताना बाना है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अलग और बहुत ही कुछ लिखा है और बहुत आलोचनात्मक ढंग से भी लिखा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो वो कौन था? तो वो था रूसो। रूसो एक दार्शनिक था और एक विचारक भी था और इसने एक पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे फ्रांस के अंदर क्रांति आई। तो रूसो कहाँ का निवासी था? रूसो फ्रांस का निवासी था और एक दार्शनिक विचारक था। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? तो टोक्यो का एक प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है एदो। एदो क्या है? एदो। एदो किसका प्राचीन नाम है? टोक्यो का। निम्नलिखित में से कौन रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है? जो रास सुंदरी देवी है उसकी आत्मकथा कौन सी है? आमार जीवन। कौन है? आमार जीवन। ये रास सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम है। प्रश्न 11 है, सुलेखन शब्द का क्या अर्थ है? सुलेखन शब्द का अर्थ सभी जानते हैं कि सुंदर और शैलीबद्ध लेखन कला को क्या कहते हैं? सुलेखन कहते हैं। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन कला को सुलेखन कहा जाता है। अब कुछ लघु प्रश्न हैं, उनके माध्यम से भी इस अध्याय को समझेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला ए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के कारण दे। निम्नलिखित के किसके? सबसे पहले देखते हैं ए। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें जो तख्ती की छपाई या जिसको वुड ब्लॉक कहते हैं वह 1295 के बाद आई। तो वो बाद कब आई? प्रश्न देख लेंगे उत्तर इसका हम। मार्को पोलो 1295 में जब चीन से वापस लौटा तो अपने साथ मार्को पोलो 1295 में जब चीन से वापस लौटा तो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया। इसलिए यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 1295 के बाद आई। प्रश्न बी है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। इसका कारण बताना है कि मार्टिन लूथर जो है वो मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। उत्तर है, मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च की जो आलोचना की थी वह प्रिंट के जरिए ही जनमानस के एक बड़े हिस्से तक पहुंच पाई।
इसलिए मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा भी की। सी है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। इसका क्या कारण था, देखते हैं। प्रिंट के कारण बाइबिल की एक नई व्याख्या लोगों तक पहुंची और लोग चर्च की शक्ति पर सवाल उठाने लगे। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। उस समय जो चर्च के पादरी थे वह अपने मनमाने कानून लगाते थे और उसके अनुसार लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। लेकिन जैसे ही किताबें छपने लगी और समाज सुधारक सामने आए, लोगों ने बाइबिल को अच्छे से पढ़ा तो लोगों के मन में पादरियों के प्रति बहुत सारे प्रश्न आए और उनमें जागरूकता उत्पन्न हुई। अब डी देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। तो इसका क्या कारण था जो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा, तो देखते हैं। सरकारें जिस तरह से प्रिंट को नियंत्रित करने और कुचलने की कोशिश करती है, उससे प्रिंट की शक्ति का अंदाज़ा हो जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में छपने वाली किताबों और अखबारों पर लगातार नज़र रखनी शुरू कर दी और प्रेस को नियंत्रण में लाने के लिए कई कानून भी बनाए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। क्योंकि जिस समय अखबार निकलने लगे, लोगों ने अपने विचार लिखने शुरू किए, किताबें सबको पढ़ने को मिलने लगी, तो इससे जो अंग्रेज़ों को डर था कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब हमारी सत्ता नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने किताबों पर भी और अखबारों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। आगे प्रश्न 2 देखते हैं। छोटी टिप्पणी में निम्नलिखित के बारे में बताइए। अब किसके बारे में बताना है, सबसे पहले देखते हैं हम गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस थी, एक प्रसिद्ध प्रेस थी। इसके विषय में क्या है। गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के बेटे थे। अपने बचपन से ही उन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी। उसने पत्थरों पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी। उसे सोने के जेवर बनाने में भी महारत हासिल थी और वह लैड के सांचे भी बनाता था, जिसका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने के लिए किया जाता था। ये तो जो गुटेनबर्ग है, एक व्यापारी का बेटा, उसके विषय में लिखा। इस तरह से गुटेनबर्ग के पास हर वह ज़रूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और अपने सांचों का इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बनाए। 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त बना लिया। अपने प्रेस में सबसे पहले बाइबिल को छापा। जो गुटेनबर्ग की प्रेस थी, उसने अपनी प्रेस में सबसे पहले बाइबिल को छापा और 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस को बिल्कुल सही से, ऐसा यानी कि जो एकदम तैयार थी, बहुत अच्छी शब्दों में किताबों को छापने के लिए तैयार कर लिया था। अब दूसरा देखते हैं। छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। जो इरेस्मस ये था, इसके क्या विचार थे, इसको देखते हैं। इरेस्मस का मानना था कि बौद्धिक ज्ञान की अस्मिता के लिए किताबों का छपना अच्छी बात नहीं थी। उनका सोचना था कि प्रिंट के कारण बाजार में घटिया किताबें भी भर जाएंगी, जिससे समाज को लाभ के स्थान पर घाटा अधिक होगा। घटिया किताबों की भीड़ में अच्छी रचना का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आगे है सी, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट। अब ये जो एक्ट था वर्नाकुलर, ये बड़ा प्रसिद्ध एक्ट था। जो हमारे यहाँ की प्रेस थी उस पर भी इसके कई प्रतिबंध थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय
पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान की। सेंसर मतलब पहले एक समिति बनाई गई, उससे पहले देखेंगे कि क्या छप रहा है, यदि वह उनके मुताबिक होगा छपने वाली सामग्री तो उसको छपा जाएगा, अन्यथा वह छपा नहीं जाएगा। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर ऐसी भी संभावनाएं होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। जब अंग्रेज़ों को लगा कि भारत के जो लोग हैं इनके अंदर जो समाचार छपते हैं, जो इनके लेख छपते हैं, उनसे क्रांति बढ़ती है, उनमें लोगों में रोष बढ़ता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, लोगों को कानूनों का पता चलता जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर फिर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कई अखबार बंद कर दिए, कई प्रिंटिंग प्रेसें भी बंद कर दी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसका एक उदाहरण है जो 1878 में पारित हुआ था। प्रश्न 3 देख लेते हैं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इसके लिए क्या मतलब था? किस किस के लिए क्या मतलब था? सबसे पहले देखते हैं महिलाओं के लिए क्या यानी कि महिलाओं के लिए 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति प्रसार का क्या मतलब था, देख लेते हैं। महिलाओं के जीवन और संवेदनाओं पर कई लेखकों ने लिखना शुरू किया। इसके कारण मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। कई ऐसे पिता या पति आगे आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ महिलाओं ने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल जाना भी शुरू किया। लेकिन पुरातनपंथी हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन इसके अलावा और कुछ न पढ़े। यानी कि बेटियों पर इतना पाबंदियां थी कि उनको लगता था लोगों को कि अगर ये महिला पढ़ लेंगी, लड़कियां पढ़ लेंगी, तो समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा। अब गरीब जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ये देख लेते हैं। मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई, जिसके कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। इससे गरीब लोग भी किताबें पढ़ने लगे और बदलती दुनिया के बारे में जानने लगे। इससे इतना फ़ायदा हुआ कि कई मज़दूरों ने भी किताबें लिखी। तो गरीब जनता को इसका ये प्रभाव पड़ा कि अब जो मजदूरी करते थे मज़दूर, उनमें से भी कई ऐसे आए जिन्होंने किताबें ही लिख दी। आगे समाज सुधारक, जो सुधारक थे उस समय के, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रिंट ने समाज सुधारकों का काम आसान कर दिया। उनके नए विचार अब आसानी से जनमानस तक पहुंच सकते थे। पुरानी मान्यताओं पर खुलकर बहस संभव हो गई। इससे समाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये कुछ टिप्पणियाँ थी छोटी जो हमने पढ़ी। अब प्रश्न 4 देखते हैं। 18वीं सदी में के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? ये 18वीं सदी की बात चल रही। उस समय लोगों को लगने लगा कि अब मुद्रण संस्कृति बढ़ी है तो इससे जो निरंकुशवाद है उसका अंत हो जाएगा और लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ेगा। उत्तर है, प्रिंट के कारण ज्ञानोदय के विचारकों के विचार लोकप्रिय हुए। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्यों,
संस्थाओं और प्रवचनों पर विवाद करने लगा और स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगा। इन सब बदलाव से कुछ लोगों को लगने लगा कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो इसका ये कारण था। प्रश्न 5, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाइए। कुछ लोग किताबों की जो आसानी से सुलभता का मतलब आसानी से किताबों का मिलना, तो इससे भी चिंतित थे। रूढ़िवादी लोगों को लगता था कि किताबें पढ़ने से लोगों के दिमाग फिर जाएंगे। यूरोप के कैथोलिक चर्च को लगता था कि लोग उनकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे। भारत के रूढ़िवादियों को लगता था कि लोग पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने लगेंगे और उससे सामाजिक विध्वंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। प्रश्न 6, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? ये प्रश्न पीछे आ चुका है, गरीब वही है सेम जो का, तो देख लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी इन्हें खरीद सके। 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई, जिसके कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। इससे गरीब लोग भी किताबें पढ़ने लगे और बदलती दुनिया के बारे में जानने लगे। इतना फ़ायदा हुआ कि कई मजदूरों ने भी किताबें लिखी। ये पीछे भी एक प्रश्न में आ गया था, टिप्पणी में आ गया था पूरा का पूरा। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मुद्रण संस्कृति है उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी मदद की। देखते हैं क्या है। प्रिंट संस्कृति ने लोगों में संवाद की संस्कृति का विकास हुआ। समाज सुधार के नए विचारकों को अब बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। गांधी जी ने अखबारों के माध्यम से स्वदेशी के अर्थ को अधिक शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करना शुरू किया। भारत में स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में कई अखबार प्रकाशित होने लगे। इससे भारत के जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में काफ़ी मदद मिली। कई दमनकारी नीतियों के बावजूद प्रिंट संस्कृति एक ऐसा आंदोलन था जिसे रोका नहीं जा सकता था। तो ये था ये अध्याय, आप इसको पढ़िए और 2-3 बार इस अध्याय को पढ़ना है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे।